जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम आपके लिए लाए हैं नर्सिंग असिस्टेंट का ये पहला पेपर है। और आपको बता दें, जो नर्सिंग असिस्टेंट में मैथ आती है वो एकदम जीडी की तरह ही आती है। जो मेरा जीडी की चल रही सीरीज, मैथ की सीरीज, आप उसमें जाएंगे तो आपको वहाँ से मिल जाएंगे जितने भी मैथ के क्वेश्चन हैं नर्सिंग के, सारे से बन जाएंगे। और अगर आप ये जज्बा है अपने आप को बदलने का, तो आप इस सीरीज से जुड़े। जब तक आपका एग्जाम होगा, आप नर्सिंग का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। हम इसमें बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्वेश्चन कवर कराएंगे, जो कि पूरे 35 के 35 क्वेश्चन होंगे। और मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन पसंद आएगा। दूसरी बात दोस्तों, हर क्वेश्चन का एक अच्छा होगा विश्लेषण। जैसे कि एक क्वेश्चन कराएंगे, उसके 2-3 जो फैक्ट होंगे वो हम कराते चलेंगे। इससे ये होता है कि जब फैक्ट आप साथ में याद करते हैं तो क्वेश्चन ज़्यादा लंबे से टिकता है दिमाग में और अच्छे से याद रहता है। ठीक है, तो इस सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपका पहला ऑप्शन है डार्विन, दूसरा है अरस्तु, तीसरा है लेमार्क और तीसरा है थियोफिट्स। तो जीव विज्ञान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? इस प्रकार आपका ऑप्शन कौन सा? 20 हो जाएगा। इसका नाम है अरस्तु। कौन सा? अगर अरस्तु की बात करें, इन्हें जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का पिता के रूप में भी जाना जाता है। अरस्तु ने क्या किया था? जो हमारे जो क्या नाम इसके कहते हैं, जीव जगत, पूरे जीव जगत को 2 भागों में बांट दिया। कौन कौन सा? एक तो जीव जगत है और दूसरा बृहस्पति जगत में। तो क्या कहता था कि जीव जंतु को जो एक वर्गीकरण, एक सुसंगत, एक अच्छे तरीके से एक वर्ग में रखा किसी ने, तो वो एक ही बंदा था जिसका नाम था अरस्तु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, सामान्य मनुष्य में कितना रक्तचाप होता है? एक सामान्य मनुष्य में कितना रक्तचाप होता है? 10 से 20 लीटर, 5 से 10 लीटर, 4 से 5 लीटर या 20 से 25 लीटर। तो आपको बता दें, एक सामान्य मनुष्य में जो रक्तचाप होता है वो 5 या फिर 4 या 4 से 5, देखो अत्यधिक 6 मिलता है, लेकिन 4 से 5 लीटर एकदम क्लियर होता है। और हमें याद कैसे करना है कि प्रत्येक व्यक्ति का जो हमारा भार होता है उसका 7% ही उसके शरीर में रक्त पाया जाता है। जैसे कि यदि आपका वजन है 70 किलो, तो आप ऐसा मान लें कि उस वजन के अकॉर्डिंग आपके शरीर में जो रक्त होगा वो कितना होगा? 7% होगा, मतलब कि 7 लीटर होगा। तो इस प्रकार से होता है। और मानव में जो सामान्य पाया गया है वो कितना? 4 से 5 रक्त होता है। अब बता दो दोस्त, जो इसका मेरा क्वेश्चन कौन सा? सी वाला सही हो जाएगा। उसके बाद देखो, रक्त लाल क्यों होता है? तो रक्त लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। तो हीमोग्लोबिन इसके कारण रक्त क्या होता है? रक्त लाल होता है। अच्छा, रक्त जो लाल होता है ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अभी लोगों को क्या होता है कि बाद वक्त की क्या होती है, सबकी प्लेटलेट्स काउंट डाउन हो जाती है। प्लेटलेट्स बीमाणु बोलते हैं हिंदी में। तो डॉक्टर पास जाते हैं, तो जो आरबीसी होता है, आरबीसी वो क्या करता है, इसे ब्लड को जब वो कमजोर करता है तो हम लोग क्या करते हैं, हमें होता है फीवर, हम बीमार हो जाते हैं। तो हमेशा याद रखना कि हमारे शरीर में अगर हीमोग्लोबिन बढ़िया है तो दिक्कत नहीं होगी। और ये कब होगा? जब शरीर में परफेक्ट रक्त होगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा है, किस पेड़ की पत्तियों से तारपीन का तेल प्राप्त होता है? किस पेड़ की पत्तियों से तारपीन का तेल प्राप्त होता है? हमारे ऑप्शन इस प्रकार से, पाइनस, पीपल, लौंग या बरगद। आपको बता दें, जो पाइनस है यह एक वैज्ञानिक नाम है। यह क्या है? यह एक वैज्ञानिक नाम है। और वैज्ञानिक नाम की दृष्टि से इसका जो नाम रखा गया है हिंदी का, वो है चीड़ का पेड़। या आप बोल सकते हैं ये चीड़ का पेड़ है। और इस पेड़ से क्या होता है, जो तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। तो हम जान सकते हैं कि जो तारपीन का तेल है ये चीड़ के ही पेड़ से प्राप्त किया जाता है, लेकिन इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? वो है पाइनस। ठीक है, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा होगा। तो 4 हमारा क्वेश्चन है, विटामिन B12 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो पहली बात आप याद रखना कि विटामिन से रोग कौन से होते हैं। देखो, मेरा स्पीड में पढ़ाने का ये मकसद है कि 35 क्वेश्चन कवर कराने हैं। और अगर ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा वीडियो तो तब बोरिंग से लगता है। ठीक है, तो आप इसे मैनेज करें। देखिए, विटामिन बी जो है मेरे पास आया है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4। इसका आप देखना, विटामिन, अगर मैं विटामिन की बात करूं, विटामिन B12, तो विटामिन B12 को हम कहते हैं साइनोकोबालामिन। क्या कहते हैं? साइनोकोबालामिन। इसे हम साइनोकोबालामिन कहते हैं। अच्छा, ये जो विटामिन है ये क्या करता है? ये विटामिन B1 की तरह ही कार्य करता है। अच्छा, विटामिन बी से रोग कौन सा होता है? तो इससे हमारा बैरी रोग होता है। कौन सा? आप लोग जानते हैं कि बैरी रोग हो जाता है। और विटामिन बी की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? इसका वैज्ञानिक होता है थायमिन। क्या होता है? थायमिन। खूब आता है थायमिन। देखो, आप याद रखो, विटामिन से आपको बता दें क्या होता है कि विटामिन जितने हैं सबसे वैज्ञानिक नाम आता है। जैसे क्या, एक बार देखें, विटामिन ए क्या होता है? इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन बी थायमिन। विटामिन सी स्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन डी कैल्शियम फेनॉल।
और विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन के फिगोफेनॉल। तो इस प्रकार से विटामिन के अगर आपको नाम याद होंगे तो आप अच्छे से कर लेंगे। और एक बात याद रखें, देखो नर्सिंग असिस्टेंट में क्या होता है, जितनी भी आपको बायो परफेक्ट आती होगी उससे आप परफेक्ट बनते चले जाएंगे। तो इसका जो हमारा ऑप्शन है तो साइटोकोबालामिन यानी कि विटामिन बी सही हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा 5 क्या कहला 5 पक्षियों का आतन क्या कहलाता है, यानी कि जो हमारे पक्षी वर्ग में है उनका आतन क्या कहलाता है। तो ऑप्शन आपका है ओफियोलॉजी, ऑरेंथोलॉजी, ऑन्कोलॉजी या फिर ओडोंटोलॉजी। तो आपको बता दें जो पक्षियों का अध्ययन है इसमें हमारा सही हो जाएगा बी यानी ओरेंथोलॉजी। अगर ओरेंथोलॉजी की बात करें पक्षियों का अध्ययन कौन सा होगा बी। अब याद रखना यहाँ से क्वेश्चन बन गया। लेकिन कहा जाता है कि पक्षियों में के हृदय, जो पक्षियों का हृदय होता है वो कितने चेंबर में बटा होता है, जैसे मछली का हृदय, मगरमच्छ का हृदय, मानव का हृदय, एलिफेंट का हृदय। तो अच्छा क्वेश्चन आते हैं। तो याद रखना जो पक्षी का हृदय होता है वो 4 कोष्ठक में बटा होता है, ऐसे 4 कोष्ठक में। और ये भी याद रखें कोई बार क्वेश्चन बनता है फिजिक्स में, जो पक्षी उड़ता है वो कितने विमीय मतलब गुण पे उड़ता है। जो पक्षी मतलब आकाश में उड़ता है वो त्रिविमीय संरचना पर उड़ता है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट होता है कि पक्षी उड़ता है कैसी, त्रिविमीय संरचना पर उड़ता है। ठीक है, हमारा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आलू का कौन सा भाग खाने योग्य है। जो हम खाते हैं आलू का कौन सा भाग खाने योग्य है। आपका ऑप्शन है जड़, पत्ती, तना और बीज। देखो अभी क्या होता है हम लोग रटते हैं कि आलू तना है, अदरक तना है, या हमारा जो अदरक तना है, या फिर जो हम लोग पीली हल्दी तना है। लेकिन आप सुनो, आप कब तक याद रखोगे, कितने याद रखोगे। एक बात याद रखो मैं बताऊं, जिस चीज की चोन हो, जड़ हो और नीचे जाती हो, याद रखो मेरे, जिस चीज की चोन हो नीचे जाती हो वह जड़ होगी। और जिस चीज मिट्टी में जाकर एकदम गोल हो जाए वो क्या होगी, तना होगी। आप शकरकंद को लो, आप आलू ले लो, आप शलजम ले लो, शलजम आपकी चोन जाएगी तो जड़ हो जाएगी। तो आप अरवी ले लो, ठीक है। तो जो चीज एकदम मुड़ जाए वो क्या होगी, तना होगी। तो आलू क्या होगा, तना होगा। अब आलू से क्वेश्चन क्या बनेगा हमारा, इसका कौन सा सी वाला से हो जाएगा। कौन सा, सी वाला, जो क्या है तना। अब इसके बाद आपको बता दें, देखो जो सी वाला आपका है ऑप्शन सी से होगा, क्या होगा, तना। उसके बाद आपको एक बात बताएं, आलू के बारे में बताएं तो आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है। आलू का जैसे चावल का घटक में खूब आता है, विश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ है, लखनऊ में भी आता है। तो आलू का अनुसंधान केंद्र शिमला में है। कहाँ है, शिमला। और शिमला की बात करें तो शिमला कहाँ है, यह हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। और आलू जो है, आलू की सबसे पहली प्रजाति कहाँ है, इसका आलू का उद्गम ही कहाँ हुआ था। आप कह सकते हैं कि विश्व में सबसे पहले आलू का उद्गम कहाँ हुआ था, तो उसका कहाँ हुआ था, अमेरिका में हुआ था। और दूसरी बात, ये फसल है कैसी, अगर आप ध्यान से देखें तो रबी की फसल भी कही जाती है, क्यों, गेहूं के साथ बोई जाती है और काटी भी जाती है। इस प्रकार से हमारा कौन सा ऑप्शन, इसका तना सही हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बिडाल टेस्ट किस रोग के लिए किया जाता है। जो हम बिडाल टेस्ट कराते हैं किस लिए, सबसे पहले जानेंगे बिडाल टेस्ट उस मरीज का होगा जिसको अत्यधिक बुखार आता होगा। और बुखार किसे आएगा, जो अच्छा खाना नहीं खाएगा। अब खाना कौन नहीं खाएगा, जिसकी इंटेस्टाइन में दिक्कत होगी, जिसकी आंत में दिक्कत होगी, जो अच्छे से खाना को पचा नहीं पाएगी। जैसे कि आप जानते हैं कि छोटी आंत क्या करती है, जो हम खाना खाए उसका पाचन कौन करता है, छोटी आंत करती है। और जो हमारे आंत में जो पानी होता है उस पानी का पाचन कौन करता है, तो बड़ी आंत करती है। तो जो छोटी आंत और बड़ी आंत, इसके बीच का एक जो मैनेज होता है पार्ट, जहाँ पे हमें बिडाल टेस्ट की जरूरत पड़ती है, हमें बुखार आता है। आपने जो मशीन खा ली जलेगी आंत, अब जो भोजन नहीं है तो हीट हो जाएगी और वहीं से क्या होगा, हमें बुखार आएगा। तो उसी दौरान क्या करते हैं, बिडाल टेस्ट कराते हैं। तो बिडाल टेस्ट किस रोग की जांच के लिए किया जाता है, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू या बुखार। तो आप देखिए इसमें टाइफाइड के लिए किया जाता है। ठीक है, बिडाल टेस्ट। और बिडाल टेस्ट अत्याधिक कब किया जाएगा, जब आपको आंतों में ही दिक्कत होगी। इसको हम कई बार आंत का बुखार बोलते हैं। कौन सा, आंत का बुखार भी बोलते हैं। ठीक है, आंत का बुखार भी बोलते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसका हमारा कौन सा क्वेश्चन एकदम सही हो रहा है, कौन सा, बिडाल टेस्ट। क्वेश्चन 8 क्या कहता, पौधों के लिए अर्धसूत्री विभाजन का अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग कौन सा होता है। तो देखो एक बात याद रखो, क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा है कि जो पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है, कौन सा, अर्धसूत्री विभाजन होता है, हम बताते हैं। देखो ये होता है पराग कोश में। और पराग कोश में जो विभाजन होता है ये कोशिका के निषेचन द्वारा ही होता है। जो पराग कोश में विभाजन होता है वो कोशिका के निषेचन द्वारा ही होता है। अब जितने भी मानव प्राणी हैं, जितने पृथ्वी पर पाए जाते हैं, अत्याधिक उसमें क्या द्विखंडी विभाजन होता है। और ये विभाजन जो होता है ये पराग कोश में होता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसमें ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा, पराग कोश, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन नंबर 9 है कि किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त होता है। मतलब इसके बारे में क्वेश्चन थोड़ा समझना ध्यान से। ये क्वेश्चन कई बार आपने पढ़े भी नहीं होंगे और समझ में नहीं भी आएगा, लेकिन हम समझाएंगे आपको। किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फलन प्राप्त किए जाते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी में कई हार्मोन्स पाए जाते हैं। ठीक है, आपने भोजन खा लिया
तो क्या होगा, भोजन हमारी वो हो जाएगा अमाशय में, ठीक है। वहां पे क्या होगा, एक निकलता है रस, जिसे बोलते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आपने क्या कभी सब्जी खाई, रोटी खाई, दूध खा लिया और ऊपर दूध पी लिया, दही खा लिया, कोई फ्रूट खा लिया, कोई मिठाई खा ली, तो पेट में ऐसा नहीं कि मशीन लगी है, मशीन एक सिस्टम होता है, जो आपने खाया उस पर जो HCl का छिड़काव होता है, जो खाने को से पचाता है, ठीक है। उसी प्रकार से कहा है कि किस पादप, ये प्लांट की बात है, पौधों की बात है, ठीक है, किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनशेक फल प्राप्त किए जाते हैं, तो ये ऑक्सीजन हार्मोन होता है। अगर ऑक्सीजन हार्मोन को छिड़काव किया जाएगा तो हमें अनशेक फलन प्राप्त होंगे। इसका हमारा ऑप्शन कौन सा, ये वाला एकदम सही रहेगा। कौन सा, 9 का 1 वाला भी सही हो जाएगा, ठीक है। देखते क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता। हृदय में शरीर का अशुद्ध रक्त किसके द्वारा आता है, इस बात को ध्यान देंगे और आपको समझाएंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता तो हम फंसते क्यों है। देखो, जो हमारा हृदय है ये क्या करता है, रक्त को पंप करता है और ये आराम भी करता है। कि आप याद, जो रक्त इसमें आप हाथ रखते हैं अपने हृदय पे, तो कभी लव डव की आवाज आती है। तो इसमें क्या होता है, हमारा जो हृदय है वो एक बार धड़कने के टाइम क्या करता है, 0.4 सेकेंड का टाइम लेता है, और एक बार आने धड़कने में, एक बार वापस जाने में, तो 4 ले लेगा और फिर 0.4 लेगा। तो कहा जाता है कि हमारा जो हृदय है वो 0.8 सेकेंड ही आराम करता है। और तो अगर करता भी है तो सोने के टाइम, जब अच्छी नींद लेते हैं और कोई बुरा सपना नहीं देखते, तब होता है ऐसा। लेकिन अब हमारा बात यहाँ पे ऐसा चला कि हृदय में जो रक्त की बात है, देखो हृदय में जो रक्त आता है, तो उस रक्त की अगर बात करेंगे हम, तो हृदय में शरीर का अशुद्ध रक्त, तो अशुद्ध रक्त लाएंगे कौन, शिरा लाएंगे। अगर हम शिरा की बात करें, शिरा को हम बोलते हैं वेन, जो बहुत महीन महीन नीली नशे होती है, उनको हम वेन बोलते हैं। तो वो क्या करती हैं, जो शिराएं शरीर में क्या है, अशुद्ध रक्त लाती हैं। अच्छा, अब शुद्ध रक्त कौन लाएगा, जब अशुद्ध रक्त शिरा लाएंगी तो जो अशुद्ध है, ठीक है, और शुद्ध रक्त कौन लाएगा, धमनी। जो हमारे शरीर में धमनी पाई जाती है, ये क्या करती है, ये शरीर में शुद्ध रक्त लाती है। अब इसका अब बात भी सुने, जो कि हम फंसेंगे और ज्यादातर इसमें ध्यान दें। अब बात इसका क्या होता है, जो महाशिरा हो, ये तो शिरा है, आप ध्यान देने, शिरा में जो रक्त आएगा वो कैसा आएगा, अशुद्ध होगा, और धमनी में कैसा होगा, ये शुद्ध होगा। ये तो हाथ बात समझ गए। अब सुनो, जब कभी बात आए महाशिरा की, इस पे विशेष ध्यान देना, जब बात आए महाशिरा की, तो महाशिरा में शुद्ध रक्त आता है। कैसा, महाशिरा में शुद्ध रक्त आता है। और जब कभी बात आए महाधमनी की, जब कभी बात आए महाधमनी की, विशेष ध्यान देना, महाधमनी में क्या होता है, अशुद्ध रक्त आता है। बोलेंगे ये क्या बता दिया आपने, ऊपर तो शुद्ध नीचे अशुद्ध। हाँ भैया, सुनो ध्यान से, धमनी होगी, जब धमनी होगी तब रक्त कैसा होगा, शुद्ध होगा, और जब महाधमनी होगी तो रक्त अशुद्ध होगा। इधर ध्यान दें, जब शिरा होगी, महीन महीन वेन होगी, नशे होगी नीली नीली, जब शिरा होगा तो रक्त अशुद्ध होगा, और जब महाशिरा होगा तो रक्त शुद्ध होगा। क्योंकि ये क्वेश्चन फंसने वाला है, लेकिन हम अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो नहीं फंसेंगे। आई होप अब वहां फंसेंगे भी नहीं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह कि झींगा मछली किस संघ का जंतु है। मछली का अच्छे से आप जानते हैं, तो झींगा मछली किस संघ का जंतु है। मेरा एक आपसे क्वेश्चन है कि भारत की जो राष्ट्रीय मछली है डॉल्फिन, ये कब अपनाई गई थी, हमें कमेंट में बताना, ठीक है। और ये कब मतलब राष्ट्रीय मछली का इसे दर्जा मिला, ठीक है, गंगा डॉल्फिन को। मेरा क्वेश्चन है, झींगा मछली किस संघ का जंतु है। इसका ऑप्शन है आर्थ्रोपोडा, अम्बिफिया, रेप्टिलिया या मछली वर्ग। तो झींगा मछली है ये आर्थ्रोपोडा का जंतु। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा आएगा आर्थ्रोपोडा। कौन सा, आर्थ्रोपोडा का या संघ में आती है झींगा मछली। अब ध्यान सुनो, बात करें अगर मछली की, तो देखो मछली की ऐसी प्रजाति है, इसका जो हृदय है वो दो कच्छे बना होता है। कैसे, 2 कच्छे, इसका जो हृदय है वो 2 कच्छे बना होता है। और ये जो सांस लेती है किससे, ये गिल से सांस लेती है। किससे, गिल यानी कि गलफड़ों से, ये गिल से सांस लेती है। और याद रखो, ये जो गिल से सांस लेती है, इस क्रिया को क्या कहते हैं, जो गिल से सांस लेती है मछली, इस क्रिया को कहते हैं हम क्लोन। क्या कहते हैं, क्लोन। अब ऐसा मत बोलना कि क्लोन वो है जो मतलब गन्ने की बुआई या फिर गुलाब को काट के, वो भी क्लोन होता है। वो क्लोन होता है एक फसल को उगाना, और ये क्लोन है मछली के सांस का लेना, ठीक है। दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन समझने में कहने में अंतर है। जब आप इसे पढ़ते हैं तो इसका बहुत बड़ा अंतर निकल के आता है सामने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कहता है, ग्लाइकोसिस प्रक्रिया में ग्लूकोज का रूपांतरण कौन करता है। आप ग्लूकोज तो जानते ही हैं, ग्लूकोज अत्यधिक हमारे शरीर की जरूरत होती है। हम बोलते हैं, आप क्लास देखते हैं तो बैठे हैं, तो आपके पेट में क्या है, शरीर में ग्लूकोज है। हम आपसे नहीं बोलते हैं, पढ़ा रहे हैं, तो मेरे समय क्या ग्लूकोज है, एनर्जी है। और ये एनर्जी जब तक रहेगी जब बॉडी में ग्लूकोज होगा। ग्लूकोज की बात करें तो या ग्लूकोज आपको मल्टोज में, फ्रक्टोज में हर चीज मिलता रहता है, ठीक है।
जैसे कि ग्लाइकोसिस प्रक्रिया में ग्लूकोज का रूपांतरण किसमें होता है, मैलिक अम्ल में, पायरुविक अम्ल या फ्रक्टोज में, या इनमें से कोई नहीं। तो 12 का हमारा ऑप्शन होगा बी। कौन सा 12 का ऑप्शन कौन सा होगा, बी। और क्या होगा, पायरुविक अम्ल। अब इस बात को ध्यान दें, पायरुविक अम्ल होता क्या है, पायरुविक अम्ल, पायरुविक अम्ल। पहले मुझे एक बात आया, अम्ल को हम कैसे लिखते हैं, केमिस्ट्री की भाषा में क्वेश्चन आता है कई बार, हम लिखते हैं सी, इसी क्या लिखेंगे हम, COOH, ये अम्ल होता है, इतना याद रखना COOH। अगर आप एग्जाम में गए, आपने पूछा कि निम्न में से कौन सा अम्ल है, और उसमें कई अम्ल देखे आपको नहीं पता, तो आप कार्बन, डबल ऑक्सीजन, 1 बॉन्ड का याद रखेंगे हाइड्रोजन। अगर आपको अच्छे से पता होगा ये, तो वहाँ पे दिक्कत आप नहीं होगी और अच्छे से कर जाएंगे। उसके बाद अगर पायरुविक अम्ल की बात करें, पायरुविक अम्ल की बात करें तो हमारा ऑप्शन कौन सा, बी वाला सही हो जाएगा। अच्छा, ये जो अम्ल होता है ये शर्करा में पाया जाता है। आपने गन्ना खाया, मल्टोज लिया और बदल गया ग्लूकोज में, आपने शहद खाया, वहां से लिया फ्रक्टोज लिया और बदल गया अम्ल में, इससे हमें एनर्जी अत्यधिक मिलती है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर प्यारा सा 13 है, जो कह रहा है कि मानव के पैर में निम्न में से कौन सी हड्डी पाई जाती है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पूरे शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। हमारे पूरे शरीर में कितनी 206 हड्डियां पाई जाती हैं। और सबसे बड़ी हड्डी फीमर जो कि पैर में पाई जाती है, और सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस जो कान में पाई जाती है। और बता दें, इस कान में 3 हड्डियां होती हैं, इसमें 3, टोटल 6 हड्डियां पाई जाती हैं। अब देखो, मानव के पैर में निम्न में से कौन सी हड्डी पाई जाती है, रेडियस, अल्ना, फीमर या ह्यूमस। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें कौन सा, फीमर। और फीमर हड्डी मानव के पैर में पाई जाती है। और आपको बता दें, ये हड्डी दोनों एक एक पैर, कई बार क्वेश्चन आता है कि मानव शरीर में फीमर हड्डी कितनी पाई जाती है, लोग एक लगा देते हैं, 2 होते हैं, क्यों, एक जांग में एक और एक जांग में, तो एक एक कितने हो गए, 2 हड्डियां पाई जाती हैं। अब सुनो, पैर की बात करें तो मानव पैर में, जो मानव होता है इसके पैर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, केवल पैर में, तो इसमें कितनी 26 हड्डियां पाई जाती हैं। कौन कौन 26। अब क्वेश्चन कहां से बनता है, ऐसे आपको देगा कि फिबुला, देखो ध्यान से, फिबुला हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो मानव के पैर में पाई जाती है। एक आती है टिबिया, कौन सी, टिबिया हड्डी कहाँ पाई जाती है, ये भी मानव के पैर में पाई जाती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा, क्वेश्चन नंबर अगला है 14। ये भी बड़े, देखो इसमें क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं होते हैं, आर्मी का एग्जाम वनडे है, क्योंकि मैंने जो बहुत अच्छे एग्जाम किया, क्योंकि इसमें मेरा बहुत टाइम गया है, मुझे पता है कैसे क्वेश्चन आते हैं इसमें। इसका अगला क्वेश्चन है, मछलियों का श्वसन अंग कौन सा है। अगर आपने ध्यान दिया होगा, मैंने मछली के बारे में अभी अच्छे से पूरा किया था विश्लेषण। तो मछलियों का श्वसन अंग जो है वो क्या है, त्वचा है, गिल्स है, फेफड़े, या इनमें से कोई नहीं। देखो, त्वचा से मछली कभी सांस लेती नहीं, क्योंकि आर्थ्रोपोडा के जो वंशज हैं, जैसे मेंढक है, केचुआ है, इन लोगों में होता है। सांप वगैरह, सांप तो भी नहीं कह सकते, केचुआ कह सकते, लेकिन जो त्वचा से सांस नहीं लेगी। तो जो मछली है ये सांस किससे लेगी, गिल से। किससे सांस लेगी, मछली हमेशा गिल से सांस लेगी, यानी कि अपने गलफड़ों के द्वारा। अच्छा, अब एक विशेष ध्यान दे इस बात पे, जो मछली वंश है, देखो ये मछली की बात करें, इसमें जो हृदय की बात मैंने कही थी, 2 कछ वाली, याद रखना मछली की, तो मछली 2 कछ होते हैं। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता कि मछलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो मछलियों के अध्ययन होते हैं इकैंथोलॉजी। क्या बोलते हैं, एक एंथोलॉजी। आप याद रखना, ये कई बार क्वेश्चन आता है कि मछली को अध्ययन क्या कहते हैं, तो उसे एक एंथोलॉजी भी कहते हैं। तो हमारा इसका ऑप्शन कौन सा, बी वाला एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। दोस्तों क्या है, थोड़ा जल्दी पढ़ाना पड़ेगा, वरना टाइम बहुत हो जाएगा, क्वेश्चन आपके पूरे हो भी नहीं पाएंगे। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जैसे कि आपने चींटी काट ली और आप खुजा देते हैं, तो थोड़ा रेड सा हो जाता है। ठीक है, या वर्र काट लेती है, वर्रिया जिस प्रकार से, तो उनमें भी पाया जाता है। तो चींटी के काटने से इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, देखो फार्मिक अम्ल, क्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक अम्ल, या इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें, चींटी के डंक जब चींटी काटती है तो क्या होता है, हम लोगों में जो अम्ल आता है वो होता है फार्मिक अम्ल। कौन सा, फार्मिक अम्ल आ जाता है। चींटी के डंक में कौन सा होता है, इसमें होता है फार्मिक अम्ल होता है। अब ध्यान देना, फार्मिक अम्ल। अब अगर यहाँ पे हम बोल दें COOH, तो आप क्या बोलेंगे, इसका मतलब क्या है, अम्ल है। तो अगर आप क्लास कंटिन्यू करेंगे तो आपको केमिस्ट्री नहीं भेजे तब भी आप केमिस्ट्री सिखा देंगे नॉर्मल से। ठीक है, अब उसकी बात है, ये चींटी के डंक में होता है फार्मिक। अब ये कौन सी चींटी में होगा, ये भी याद रखना, कौन सी, लाल चींटी में होता है। ये लाल चींटी में होता है फार्मिक अम्ल, लाल चींटी में पाया जाता है। आपका ऑप्शन दिया गया था, हमने देखा था C, हाइड्रोक अम्ल। हाइड्रो अम्ल, इसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कह सकते हैं, जो कि हमारे महाशय में पाचन का अच्छा काम करता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा है इसका, बी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा, 16, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। अगर विशेष ध्यान देंगे मेरी बातों पे, तो आप भौतिक और रासायनिक परिवर्तन आजीवन कभी नहीं भूलेंगे। एक बार विशेष ध्यान देना, देखो भौतिक परिवर्तन वो होता है जो पुनः अपना रूप ले ले। जैसे कि आपने घी लिया और धूप में रख दिया, या रख दिया, अच्छा मतलब टाइट घी था, और धूप में रखने के बाद क्या हुआ,
वो जो घी था पिघल गया, पिघलने के बाद फिर उठा लाया, रख दिया फ्रिज में, फिर जम गया। तो क्या हुआ, घी ने अपना पुनः आकार ले लिया। ऐसे मोम लो आप, मोम को ले जाओ, आँच में रखो, धूप में रखो, और से ले आओ, फिर ले आने के बाद फिर उसे क्या करो आप, फिर रख दो मतलब फ्रिज में, फिर जम जाएगा। तो हमें लग रहा है जैसे कि बल्ब जलते हैं, बल्ब जलते हैं, स्विच ऑन किया जल गया, ऑफ किया बंद हो गया, ऑन किया जल गया। ऐसे ही नारायण जी निकलते हैं, सूर्य भगवान छिप जाते हैं, बरसात होती है, रुक जाती। जो चीज पुनः अपना रूप ले ले वो कहलाएगी भौतिक परिवर्तन। याद रखना, पुनः रूप ले ले, भौतिक परिवर्तन। जैसे कि कहें कि भोजन का पचना, फल का पकना, ये सब क्या है, क्या भोजन पचने के बाद दोबारा कच्चा होगा? नहीं होगा। तो क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन। अब मैंने एक बात की कि दूध का फटना या पनीर का बनना, दूध से आपने पनीर बना ली। आप कोई भी जतन कर लें, कुछ भी कर लें, पनीर से दूध नहीं बना सकते। जब आप पनीर से दूध नहीं बना सकते, कोई भी वस्तु दोबारा अपना रूप नहीं ले सकती, तो क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन। जब कोई वस्तु अपना रूप ले ले तो भौतिक परिवर्तन, और रूप ना ले तो रासायनिक परिवर्तन। क्योंकि अगर आप रटेंगे तो कितने फार्मूले रटेंगे, इनके रटना नहीं है, बस इतने याद रखें, ठीक है। आपसे कुछ पूछ लिया, आप जान जाएंगे। जैसे कि निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है, तो ऑक्सीकरण या अपचयन। देखो ऑक्सीकरण क्या होता है, एक बार ऑक्सीकरण हो गया पुनः वापस नहीं होगा वो, और अपचयन भी वापस नहीं होगा। तो दोनों कैसे हो गए, रासायनिक परिवर्तन। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन हमारा डी वाला से जाएगा, भौतिक परिवर्तन कोई भी नहीं है, ठीक है। तो इनका ऑप्शन कौन सा, डी से, इनमें से कोई नहीं। देखते क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा, स्थिर स्थायी मिश्रण क्या होता है। इस बात में आप ध्यान देना, बहुत पहले समझा देंगे स्थिर स्थायी का मिश्रण क्या होता है। देखो आपने देखा होगा पानी में क्वथनांक, पानी में क्वथनांक के बारे में जानते हैं कैसे होता है पानी में क्वथनांक। जैसे कि आपने प्रेशर कुकर देखा या कुकर देखा, कुकर में खाना बनाते हैं, मटर दाल क्यों बनाते हैं, क्योंकि उसमें पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, और पानी का क्वथनांक जितना ज्यादा होगा खाना उतना जल्दी पकेगा। आप दाल बनाते हैं क्यों, क्योंकि प्रेशर कुकर में पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। और आपका क्वेश्चन जो है कि स्थिर क्वथाई मिश्रण क्या होता है, ये वो होता है कि पानी को हाइड्रोजन से मिलाना। तो इसका ऑप्शन होगा क्वथनांक स्थिर रहता है या अवयवों की मात्रा अधिक हो जाती है, ए प्लस बी दोनों, ये इनमें से कोई नहीं। देखो इसमें ऑप्शन में बताऊं, अगर आप लगेंगे ए और बी दोनों तो सही होने के चांस है, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि जो आर्मी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है उसने ए और बी को इसमें नहीं माना है, ठीक है। उसने नहीं माना है, उसने माना किसको, केवल ए को माना है, क्योंकि इसने स्थिर क्वथाई की बात की, और स्थिर को होगा ये प्रेशर कुकर में ही होगा। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, क्वथनांक स्थिर रहता है। क्या होगा, प्रेशर कुकर में क्वथनांक स्थिर रहता है। हमारा ऑप्शन कौन सा, ए वाला केवल सही रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। देखते क्वेश्चन नंबर कौन सा, 18 क्या कह रहा, नेशनल अभिक्रमण क्या होता है। देखो इसमें बता दें नेशनल अभिक्रमण क्या होता है, पहले आप समझेंगे कि नेशनल क्या होता है। यह एक क्षारीय पदार्थ होता है, ठीक है। और यह कैसे बनता है, देखो आपसे ऑप्शन है मरकरी यानी पारा और आयोडीन, फिर है आपका पोटेशियम और मरकरी या आयोडीन, या फिर है क्लोरीन आयोडीन। आपको बता दें बहुत से बच्चे नहीं जानते कि बोल क्या रहे हैं। जैसे कि आपको दिखा Hg का 2 और फिर है I2, फिर होता है पोटेशियम 2, या फिर होता है HgAl4 I4, फिर होता है KL3। तो देखो हमको लिख के बता दें, इसका तो सही ऑप्शन होगा K2। अब K2 का मतलब ये क्या हुआ, ये होगा आपका पोटेशियम। उसके बाद क्या होता है Hg का मतलब क्या होता है मरकरी मतलब पारा, उसके बाद I मतलब आयोडीन, ये 4 होता है। अब ये बनता है अभिक्रमक, बनता कैसे विशेष ध्यान देंगे, हम आप बताएंगे बनेगा कैसे। देखो मेरे पास जो पोटेशियम है ये परमाणु क्रमांक कितना है, 19 पर होता है। बात करें मरकरी की, ये कितना होता है, 80 पर होता है। बात करें आयोडीन की, किस पे होगा, 53 पे होगा। आप नमक खाते हैं वो 53 पे ही होता है। और इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे, ये जो 53वां है ये क्या है, ये यहाँ एक हाइड्रोजन तत्व है, ग्रुप 17 का। कौन सा, ग्रुप 17 का तत्व है, और इसे हम हैलोजन तत्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैलोजन तत्व भी बोलते हैं, क्योंकि ग्रुप 17। इसमें क्या होता है, इसकी ट्रिक है, जैसे कि फिर कल बाहर INT, अगर आप याद रखेंगे तो आप हाइड्रोजन के सहायक तत्व याद कर लेंगे। अगर आपको इनमें दिक्कत होती है, अभी के बारे में नहीं जानते, तो मेरी एक सीरीज चल रही है जिसका नाम है आवर्त सीरीज। उसमें हमने हाइड्रोजन हीलियम कवर कराया, और आज आपका हो सकता है तो लिथियम आ जाए। 118 तत्व में सब पे एक वीडियो आएगी, तो इनमें से आपका कोई क्वेश्चन कभी नहीं छूटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना, जो आयोडीन है इसका जो परमाणु क्रमांक है 13 है, और यही पर क्या है, ये ग्रुप 17 का तत्व है, और इसे हम हैलोजन तत्व भी कहते हैं। और याद रखना ये जो तत्व होते हैं ग्रुप 17 के, ये सारे तत्व नमकीन है, नमक के बने होते हैं, ठीक है। चाहे वो फ्लोरीन हो, चाहे आयोडीन हो, क्लोरीन, जितने भी क्लोरीन हो, इस प्रकार से, ठीक है। अब मरकरी पारा ये लेड है, सिंदूर में भी इसका काम होता है। और ये क्या है, पोटेशियम। तब तो पोटेशियम ऐसा मत करना कि पी से लिखा रहेगा, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये जो नेम होते हैं थोड़े अलग हटके हुए। देखिए आप चांदी के देखा होंगे, चांदी में क्या होता है, Ag होता है, गोल्ड में Au होता है, तो इस प्रकार से।
तो ये जो है पोटेशियम सल्फेट, अब इन तीनों का आप मिलाएंगे, तीनों को मिलाएंगे तो एक अभिकर्मक बनेगा, और वो अभिकर्मक होगा तो वो क्या कहेगा, नेचुरल कहलाएगा। क्या बोलेगा, नेचुरल कहलाएगा। ठीक है, तो आप जान पाएंगे। जैसे आप समझ लो कि इसके आप आलू मान लो, शिमला मिर्च मान लो, इसे आप कोई भी नमक मान लो, इन तीनों को मिला के थोड़ा मसाला लगा दो, सब्जी बन जाएगी आपकी। ये एक सब्जी बनानी है आपको, लेकिन अंतर क्या होता है, यहाँ पे एलिमेंट है, तत्व है। ये आप कब बना पाएंगे, जब आपको इनके बारे में ज्ञान होगा। और ज्ञान कैसे होगा, जब आप हमसे जुड़ेंगे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 19। थोड़ा जल्दी करना पड़ रहा है क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, ओजोन क्या है, इसके बारे में विशेष ध्यान दें। ओजोन क्या है, ओजोन एक गैस है क्या, बिल्कुल। तो ओजोन देखो, ओजोन की बात है, ओजोन की बात है, इसमें है तत्व है, मिश्रण है, या अपरूप है, या इनमें से कोई नहीं। देखो तत्व तो है ही नहीं, क्यों, आपको बता दें 118 तत्व के बारे में मैंने अध्ययन किया, वहां पे कहीं पे इसमें इसका जिक्र है नहीं। मिश्रण क्या है, वायु क्या है, वायु एक मिश्रण है। तो ओजोन है क्या, तो अब ओजोन एक अपरूप है। तो देखो ओजोन का जो इसका ऑप्शन कौन सा, सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा, सी वाला। अब सुनो, ओजोन को हम O3 से लिखते हैं, किससे, O3 से लिखते हैं। उसके बाद ओजोन क्या था, एक होता है ओजोन दिवस। तो ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, देखो ऐसे लिखो ओ, और इधर कट के देखो दिवस, ओजोन दिवस। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो यह प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब, 16 सितंबर को मनाया जाता है। कौन सा, ओजोन दिवस, 16 सितंबर को। और ये 1973 से मतलब इसकी प्रोटोकॉल स्टार्ट है, 1973 से चल रहा है। क्योंकि जो पराबैंगनी किरण है अगर आंतरिक से सीधे हमारे मतलब त्वचा पे पड़ेगी, अगर ओजोन लेयर ना हो और आंतरिक की किरण सीधे त्वचा पे पड़ेगी, तो क्या होगा, इसमें डर्मेटोलॉजी होगा, मतलब डर्मेटो में क्या होगा, त्वचा कैंसर हो जाएगा, और त्वचा कैंसर होगा तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, इसलिए हमारा ये क्या है, ओजोन क्या है, ओजोन एक अपरूप है। ओजोन क्या है, ओजोन एक अपरूप है। और सुनो, ओजोन का एक नारा भी आता है, विश्व में प्रचलित है, किसका नारा क्या है, जीवन के लिए ओजोन। आप याद रखेंगे इसका नारा जीवन के लिए ओजोन। तो इसका आंसर हमारा कौन सा, अपरूप, यानी कि ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या करा, ऑक्सीजन के 5 मोल में सल्फर को जलाकर SO2 का कितना भार बनेगा। ये बात याद रखेंगे कि अब आप समझेंगे ऑक्सीजन के मोल क्या होते हैं। हम आपको सिखाते हैं मोल। देखो आपने देखा होगा ऑक्सीजन, अब देखो जैसे कि अब परमाणु क्रमांक की बात करें तो ऑक्सीजन आता है हमारा किस पे आएगा, 8 पे। इसका परमाणु भार कितना होगा, 16। अब ये होता है 1/4 का, तो 16 का होगा 1/4 यानी कि 64। अब एक क्या होगा मोल, एक ऑक्सीजन के मोल में कितना, 64 मिलीग्राम होता है। यहाँ पे देखें, एक ऑक्सीजन के मोल में 64 मिलीग्राम होते हैं, और हमारे पास कितने देखिए 5 मोल। तो आप 5 गुणे 64 करेंगे तो आपको कितना हो रहेगा, देखो मिलीग्राम करो जरा, 5 चक्कू 20 का 0 हासिल लगे, 2 5 छक्का 30 और 2 32, यानी कि 320 मिलीग्राम हो जाएगा। जो सल्फर होगा कितना भार बनेगा, वो 300 मिलीग्राम बनेगा। आप ऐसा देखेंगे कि 1 मोल बराबर ऑक्सीजन का 1 मोल बराबर 64 मिलीग्राम होता है। तो 5 इंटू 60 मतलब 64, 5 गुणे 64 कितना होगा, 320 मिलीग्राम हो जाएगा। ये छोटी छोटी रिएक्शन है केमिस्ट्री की, अगर हम पढ़ाएंगे तो बड़ी बड़ी बनवाएंगे। ठीक है, इनमें कोई दिक्कत नहीं की। ठीक है, धीरे सीख जाएंगे। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, पर इसका हमें कौन सा, आपने हमारा सी वाला 320 यानी कि 320 सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन हमारा कौन सा, 21। न्यूट्रॉन किसे छोड़कर सभी परमाणुओं में उपस्थित रहते हैं। ये क्वेश्चन भाई ऐसा है, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो इससे गवा भी सकते हैं और तुक्का भी लगा सकते हैं। वो लोग तुक्का लगा, तुक्का पार्टी तुक्का भी लगा लेती है, लेकिन दोस्तों तुक्का पार्टी कर फेल हो जाती है। कैसे, क्योंकि ये न्यूट्रॉन की बात है। अगर आप देखें, अगर आपको ऐसा केंद्रक वगैरह आता है तो आप देखिए, वरना नहीं होगा। देखो जैसे कि हम आपको बता दें कि मैंने एक बनाया केंद्रक, इस केंद्रक में क्या है, इसके बाहर से कक्षक होते हैं, इस प्रकार से कक्षक चलते हैं। ये देखो, ये जो कक्षक होते हैं, इनमें अगर बात करें इसे कहते हैं न्यूक्लियस केंद्रक। और केंद्रक है जो एक की बात करेंगे, इसकी खोज की रॉबर्ट ब्राउन ने, केंद्रक के बारे में रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था। अब इस केंद्रक के अंदर क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। अब इसके बाहर जो चक्कर लगा वो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, और हमने बताया था कई बार कि जो एक परमाणु होता है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मिलने से बना होता है। क्वेश्चन इंपोर्ट यहाँ पे ऐसा बनता है कि विश्व में सबसे पहले परमाणु के बारे में किसने बताया था, तो महर्षि कणाद ने बताया था। ये कौन थे कणाद, यह एक भारतीय ही मतलब ऋषि थे। उसके साइंटिस्ट विज्ञान तो बहुत बात को आई, क्योंकि ज्यादातर जो खोजे हुई भारत में हुई हैं, दुनिया में सबसे, इसलिए भारत का बोलबाला ज्यादा रहा है। तो अब ये जो ऐसे देखिए, यहाँ पे हम लिखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसके बारे में ये क्या है, अगर किसी ने कहा परमाणु है, अगर किसी ने कहा परमाणु है इन तीनों को मिला के, तो सबसे पहले महर्षि कणाद ने ही कहा था। अच्छा, तो मेरा क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन किस में नहीं पाए जाते। अब एक ऐसा भी तत्व है, देखो
118 तत्व में जो हमारे पास 118 तत्व हैं उनमें एक ऐसा भी तत्व इसमें न्यूट्रॉन है ही नहीं। फिर क्या है उसमें, तो ध्यान देना, उसमें आइसोटोप होते हैं, अप्रूफ होते हैं, 3 अप्रूफ हैं। देखो कैसे, हम आपको बताते हैं। मेरे पास ये हुआ केंद्रक, इस केंद्रक में केवल प्रोटॉन है और बाहर कक्षा करते में चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन है, तो भैया इसमें न्यूट्रॉन तो है ही नहीं। तो ऐसा एक तत्व है, वो है हाइड्रोजन। कौन सा? हाइड्रोजन, जो कि एस मतलब एस में पड़ता है। sp जो पूरी सारणी होती है उस सारणी में एस ग्रुप में आता है एलिमेंट में, और ये पूरी आवर्त सारणी का पहला तत्व है, ठीक है। और पृथ्वी पे आवर्त तत्व के नाम से इसे जाना जाता है। भविष्य का ईंधन भी इसी को कहा जाता है, फ्यूल, ठीक है। जो भविष्य का ईंधन कैसे हाइड्रोजन कहते हैं। आप बात सुनो, हाइड्रोजन क्या होता है, इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, परमाणु भार 1 होता है। अब याद रखना, अगर हमें कभी निकालना होता है, हमने कहा कि मुझे इसमें न्यूट्रॉन निकालने हैं, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझो, वहाँ बात समझो। मेरे पास मैंने लिया एक, क्या लिया, ऑक्सीजन, इसका परमाणु क्रमांक 8 है और परमाणु भार कितना है, 16 है। इसकी सच्चाई तो ऐसे नहीं, सच्चाई तो कुछ है, ये होता है 15.99999, लेकिन क्या होता है 9 अनकाउंटेबल हो जाता है, क्योंकि ये गुणा भाग करने में दिक्कत होगी, तो हमने क्या इसे 16 मान लिया, तो काम चल जाएगा। अब ये अगर 8 मेरे पास प्रोटॉन है और अगर इसको 16 इलेक्ट्रॉन मानेंगे तो काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें ही न्यूट्रॉन निकलते हैं। आप इससे इसे घटा दो तो क्या 8 बचे, तो क्या होगा, अब 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और 8 में क्या होंगे, न्यूट्रॉन हो जाएंगे। यहाँ पे जरा बात करो, अब भैया 1 से 1 घटाओगे तो क्या बचेगा, 0, और 0 का मतलब कुछ भी नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन में एक क्या है, प्रोटॉन है, एक क्या इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं है या न्यूट्रियल है, क्योंकि इसके केंद्र में केवल प्रोटॉन होता है। पृथ्वी पर एकमात्र तत्व ऐसा पाया जाता है, और ये पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाया जाता तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन। तो न्यूट्रॉन किसे छोड़कर सभी परमाणु में उपस्थित होता है, तो हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या करा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन सा एक अम्लों से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित कर लवण बनाया जाएगा। किसमें, निम्न में कौन सा अम्लों से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित कर लवण बनाया जाएगा, गंधक, सिलिकॉन, जस्ता, फास्फोरस, या इनमें से कोई नहीं। आप देखना, अगर आपने कभी अम्ल लिया, एक बार फिर मैं लिख रहा हूं आपके लिए, देखो COOH यानी कि अम्ल, और याद रखना अम्ल का पीएच मान हमेशा 7 से कम होता है, याद रखना। और क्षार, कभी आए कि क्षार का बताओ भैया, तो क्षार का पीएच मान क्या होता है, ये 7 से अधिक होता है। अम्ल का कम होता है, क्षार का ज्यादा होता है। और जल क्या होता है, उदासीन होता है। और एक बात इसकी बात करें पैमाने की, तो ऐसा इसका जो पैमाना होता है, इस पैमाने पे जो मान लिखा होता है, देखो वो 0 से लेकर 14 तक ही लिखा है। किसने बताया इसके बारे में, H सोरेनसन ने बताया था इसके बारे में। जो 0 से 14 होती है, और बीच में जो न्यूट्रल होता है यही हमारा जल होता है, जल पीते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या अम्ल होगा, यहाँ पे क्या होगा, क्षार होगा। अब इसके बारे में बात करते हैं। देखो, जो अम्लों से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित कर लवण बनाया जाएगा वो क्या होगा, वो जस्ता। आप देखना, आपने खेत में फसल क्या बोई, धान बोलिए, गेहूं लगा लिए, गन्ना बोलिए, आपकी मर्जी, लेकिन आप उसमें जब जिंक डालते हैं, जस्ता डालते हैं, तो जो पानी होता है वो अच्छे से खेत में पहुंच सकता है, क्योंकि वो जिंक क्या कहता है, हम जाइम भी बोलते थे घर, पानी को पूरी जड़ तक पहुंचाता है, मिट्टी को बनाता था भुरभुरी, एक समझो केचुआ की तरह ही काम करता है जिंक। तो हमारा ऑप्शन में कौन सा, सी वाला से जाएगा, सी वाला। और याद रखना, सी वाला मतलब जिंक। एक बार आपको बता दें, अगर आपने ध्यान दिया जिंक, तो जिंक आवर्त सारणी में जो है वो कौन सा है, तो यार 30 में इसका जो 30वां क्रमांक है, मतलब परमाणु क्रमांक कितना है इसका, 30 है। जिंक का कितना है, 30 है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा, 23। निम्न में से कौन सा आयन प्रबल अपचायक का कार्य करता है। इस क्वेश्चन को तो हर बच्चा बता देगा, कि कुछ क्वेश्चन इजी भी आते हैं, हर एक क्वेश्चन टफ नहीं आता है। कैसे, प्रबल अपचायक क्या होता है, आपने खाना खाया और खाना खाने आपने नमक नहीं लिया। अगर आपने खाने नमक नहीं लिया तो आपका खाने का अच्छा पाचन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके नमक में क्या बहुत आयोडीन नहीं है। और अभी प्रचार आती है कि आपके तो टूथपेस्ट वगैरह आप करते हैं कि आपके टूथपेस्ट में नमक है। मतलब इससे होता है कि यदि आपके टूथपेस्ट में नमक नहीं है तो जो आपका इनेमल जमाया दांत है वो नहीं छूटेगा। क्यों? क्योंकि नमक ही उसे साफ करता है। उसी प्रकार से आपने भोजन खाया और भोजन को पाचन करने में सबसे बड़ी भूमिका आयोडीन की, तो इसका हमारा क्या होगा, आयोडीन से हो जाएगा ऑप्शन डी वाला। और अब इसे ध्यान देंगे, ये आवर्त सारणी में जो है आयोडीन को ऐसे लिखा जाता है, और इसका जो परमाणु क्रमांक कितना होता है, यह 53 पर होता है। किस पे 53? देखो हमें ये कैसे याद है, कि हमने रट रखा है, रट नहीं रखा, क्योंकि पढ़ते पढ़ते याद हो गए। अगर आप हमसे जुड़ेंगे तो आप भी निकाल लेंगे। मैंने कहा आयोडीन 53 पे होगा। और हम बता दें, ये वो तत्व भी है जो हाइड्रोजन में आता है। कौन? ग्रुप नंबर 17 पे आता है, हाइड्रोजन तत्व है। ये सब तत्व आप याद कैसे करेंगे, तो हमसे लगातार जुड़ेंगे। और रही बात नर्सिंग की, तो वो तो आप पेपर ऐसे उड़ा देंगे। देखते क्वेश्चन नंबर हम कौन सा, 24। निम्न में से ऑक्सीकरण का अपचय नहीं होता है।
भैया ये क्वेश्चन आप थोड़ा लॉजिकल सोचेंगे। हम आपको ऑप्शन बता देते हैं। पहला ऑप्शन है मोमबत्ती का जलना, सोच लिया होगा। दूसरा है लोहे पर जंग लगना। तीसरा है पानी में लवड़ का घुलना। और चौथा है प्रकाश का संश्लेषण। एक बार फिर सुनिए क्वेश्चन, आप देख रहे हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। ऑक्सीकरण का अपचयन नहीं होता है। तो सुनो, जैसे कि पानी में आपने नमक मिला दिया, जैसे कि एक खाली पानी है, पानी आपने लिया, ठीक है, पानी का मतलब है H2O आपने लिया, और इसी H2O में आपने क्या किया भैया, आपने आयोडीन यानी कि नमक मिला दिया। अब जैसे आपने नमक मिलाया तो यह ऑक्सीकरण नहीं होगा, अपचयन नहीं होगा। आप क्या करो, आप जल लो और जल में नमक या चीनी मिला के रख दो, तो वो उड़ेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने जो हाइड्रोजन था, जो ऑक्सीजन था, उसमें कुछ और एलिमेंट मिला दिए, वो गाढ़ा बन गया, वो उड़ेगा नहीं। लेकिन अब सुनो, ऑक्सीजन कैसे होता है। देखिए मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती कब जलेगी, जब चारों तरफ क्या होगी, ऑक्सीजन। आग कब जलेगी, जब होगी ऑक्सीजन। तो उसका मतलब मोमबत्ती का जलना। दूसरा हमारा है लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगेगी कब, जब लोहे के पास क्या होगा, ऑक्सीजन होगी, और ऑक्सीजन होने पर ही जंग लगती है। जैसे प्रकाश संश्लेषण, देखो प्रकाश की बात है, जो पौधे क्या करते हैं, जाइलम द्वारा जल लेते हैं, फ्लोएम द्वारा भोजन लेते हैं, और इन दोनों क्रियाओं को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। जो धूप लेते हैं अंतरिक्ष से, उससे बोलते हैं। अच्छा, इनकी अगर बात की जाए, पूरे इसमें निचोड़ क्या निकलता है कि अगर आपने जल में कोई भी पदार्थ, कोई भी तत्व मिला दिया तो वो अपचयन नहीं होता है। हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा कि पानी में लवड़ का घुलना। आपने पानी में नमक मिला दिया तो अपचयन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 25, कोल गैस क्या है। इतना प्यारा क्वेश्चन है, आप देखिए, मैं आपको समझाऊं। कोल गैस क्या है, हमारा ऑप्शन है हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड मीथेन, सी है हाइड्रोजन ऑक्साइड, और चौथा है कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन। देखो अब आप समझाते हैं। जो हमारा क्या है, कोल गैस, कोल गैस का मतलब ये होता है, ये कई गैसों का मिश्रण है। कैसे, देखो मेरे पास पहला H2, आप जानते हैं क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बोलते हैं। उसके बाद प्लस करो कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ये धुएं से निकलता है, आग जलने से, फ्यूल जलने से, CO। उसके बाद मीथेन CH4 यानी कि मीथेन। इन तीन गैसों को अगर आपने मिला दिया तो आप प्राप्त कर लेंगे कोल गैस, और कोल गैस प्राप्त कर लेंगे। और ये गैस आपने देखा कोलतार में भी इस प्रकार की गंधक सी महक आती है। जो आप सड़क पर कोलतार बेचता है उसमें इसी प्रकार की महक आती है, ठीक है। तो इन गैसों का मिश्रण होता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, आपने हमारा बी वाला एकदम सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, ड्राई कोल्ड क्या है। देखो ड्राई कोल्ड क्या है, ये तो अब बच्चे को पता है। क्यों? क्योंकि ड्राई कोल्ड का इतना यूज हो गया है तो हर कोई जानता है। ड्राई कोल्ड का मतलब ही होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, ये कार्बन डाइऑक्साइड मतलब क्या है, देखो ड्राई कोल्ड, इसमें एक है कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पर याद रखना, जहाँ पे आपको दिखे CO, इसका मतलब है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। और जल आप जानते हैं H2 होता है, कोल तो निकल गया। तो ड्राई कोल्ड रहेगा, CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसे हम शुष्क बर्फ भी कहते हैं। किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को हम शुष्क बर्फ भी कहते हैं, ठीक है। और ये आग बुझाने में भी काम आता है, तो इसलिए हम इसे ड्राई कोल्ड कहते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, और हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा, ए वाला एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन 26 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 27, थर्मोप्लास्टिक क्या है। अब थर्मोप्लास्टिक ये जो संबंध रखती है, ये पॉलीइथीन से, पॉलीइथीन है, PVC है, या फिर पॉलीस्टाइरीन है, इससे है। तो देखो थर्मोप्लास्टिक क्या है, ये पॉलीथीन है। आप जब मार्केट जाते हैं, थैला ले जाते हैं, तो सब्जी लेके आते हैं, तो जो पन्नी लेके आते हैं पॉलीएथीन बनी होती है, आप उसको पॉलीथीन कहते हैं, वो पॉलीएथीन होती है। और PVC होती है। PVC क्या, PVC ऐसा तत्व है जिसे आपने जला दिया, और जलाने के बाद वो जलता नहीं है, एक मतलब छोटा रूप लेगा, सिकुड़ जाएगा। तो ये पन्नी आप जलाएंगे पॉलीथीन, तो वो ऐसी कुछ इसी रूप में आ जाती है। उसके बाद है पॉलीस्टीरीन। तो ये तीनों तत्व हैं, जब कभी भी आप थर्मोप्लास्टिक बनाएंगे तो आपके से तीनों तत्व होने चाहिए। वो कौन कौन से, पॉलीथीन, PVC, पॉलीस्टीरीन, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन जो इसका कौन सा, डी से होगा। ये मतलब ये इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28 क्या कहता है, निम्न में से कौन सा उर्वरक पौधों के लिए संतुलित है। इस बात पे ध्यान देंगे। आपने अपने खेत में कोई फसल बो दी और आप सोचते हैं कि मुझे उससे अच्छी फसल मिले और समाज पर उसका कोई बुरा असर भी ना पड़े, तो आप क्या डालेंगे, कंपोस्ट खाद डालेंगे। लेकिन आपने इसमें यूरिया, जिंक, फास्फोरस या फिर क्या बोलते हैं NPK वगैरह डाल दिया, तो कहीं ना कहीं उसका दुष्परिणाम भी देखने को मिलेगा हमें। तो कौन सा उर्वरक पौधे के लिए संतुलित उर्वरक होता है, तो वो यूरिया नहीं, कंपोस्ट, हाँ कंपोस्ट, नाइट्रेट भी नहीं। तो हमारा ऑप्शन बी से होगा, कौन सा, कंपोस्ट। अब आप इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, होता क्या है कंपोस्ट। कंपोस्ट खाद बनता कैसे है, तो कंपोस्ट खाद बनने की कुछ चरण हैं। जैसे कि हमारे गांव में घर में क्या होता है, जानवर होते हैं, तो जानवर का जो मलमूत्र होता है
और जो हमारे घर से कूड़ा कूड़ा इकट्ठा होता है उसे एक गांव के बाहर डालते रहते हैं, और वहां पे डालते रहते हैं, पूरा ढेर लगा देते हैं। उस ढेर से जो खाद तैयार होती है उसे हम कंपोस्ट बोलते हैं, और यह जैविक खाद होती है। और ये इस खाद से अगर मैंने कोई फसल उगाई तो वो हमें कभी भी हानिकारक नहीं करेगी, हमेशा लाभदायक होगी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा, बी वाला एकदम सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 29। क्वेश्चन नंबर 29, किसी परमाणु का सर्वाधिक द्रव्यमान किसमें होगा। अरे भाई इतना अच्छा ये देखो हम बताते हैं, आपने कोई परमाणु बनाया तो आप परमाणु ना बना लो न्यूक्लियस, इसे हिंदी में बोलते हैं केंद्रक बना लो, नाभिक बना लो। जो इसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे अधिक होता क्या है कि किसी परमाणु का सर्वाधिक द्रव्यमान किसमें होगा, तो भैया नाभिक के अंदर ही तो होगा। फिर चाहे प्रोटॉन हो और चाहे न्यूट्रॉन हो, इसके बाहर जो मौज मस्ती करता है, हमेशा टुनटुन रहता है, वो कौन है, वो इलेक्ट्रॉन है। समझ गए। तो देखते क्वेश्चन नंबर 30, और हमारा इसका कौन सा क्वेश्चन बी एकदम सही हो जाएगा। कौन सा, 29 का क्वेश्चन बी सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है। आज को इसमें बताया गया है चैप्टर में सबसे ज्यादा परमाणु से क्वेश्चन है। देखो ये मेरा हुआ केंद्रक, यानी कि केंद्रक न्यूक्लियस, इसके बाहर इलेक्ट्रॉन ले लो, केवल इलेक्ट्रॉन ही ले लो। अंदर हमने प्रोटॉन न्यूट्रॉन लिया वो अलग बात है। अब देखो इलेक्ट्रॉन 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 हम हमेशा लिखते हैं, हमने ध्यान दिया होगा एक सिंबल लगाते हैं, ये तो प्रोटॉन का होता है। प्लस का मतलब धन आवेश, माइनस का मतलब ऋण आवेश। प्लस का मतलब धन आवेश, माइनस का मतलब ऋण आवेश। तो अब यहाँ पे हमने ऐसे अगर जैसे लगा दिया माइनस, तो जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या हुआ, धनावेश हुआ। अच्छा एक बात मुझे बता दो, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे कौन थे, थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। उसके बाद अच्छा साथ साथ भी जान लो कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी भैया, रदरफोर्ड ने की थी। किसने, रदरफोर्ड ने की थी। अच्छा ये भी जान लो फिर न्यूट्रॉन साहब क्यों छोड़ जाए, क्योंकि जब दो भाई भाई इनके साथ में लो, तो न्यूट्रॉन की जो खोज की भैया वो चैडविक साहब ने, किसने, चैडविक साहब ने खोज की थी। तो इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन, प्रोटॉन की रदरफोर्ड, और न्यूट्रॉन की चैडविक। तो इन तीनों के बारे में जान गए। हमारा क्वेश्चन था इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे हमेशा ऋण आवेश होगा, और जो कि हम हमेशा इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार लिखते हैं। और हमारा ऑप्शन कौन सा, बी वाला एकदम सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ से जो 5 क्वेश्चन आपके आते हैं फिजिक्स के, प्यारे क्वेश्चन होते हैं। तो फिजिक्स में आपने अगर मात्राएं याद कर रखी हैं, किससे क्या होता है, कौन सी मात्रा कहाँ तक जाती है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। फिर भी देखो न्यूट्रॉन, पहला क्वेश्चन एक मिला है फिजिक्स का 31वां, न्यूटन मीटर किस भौतिक राशि की इकाई है, यानी एसआई इकाई है। एसआई पद्धति पूछा गया, तो एसआई पद्धति में न्यूटन मीटर होता है, तो वो होता है हमारा बल आघूर्ण। कौन सा, बल आघूर्ण। अच्छा बल आघूर्ण क्या होता है, देखो आपने ये पेन लिया, मानो ये पेन मेरे पास है, मैंने डोरी बांधी और ये फटाफट घुमाना शुरू किए, तो मेरे जो यहाँ से बल आघूर्ण शुरू होगा वो चारों तरफ घूमेगा। साइकिल का पहिया चलता है, दूरी पर चलता है, तो वहां से कहीं ना कहीं बल आघूर्ण का बल लगता है। तो न्यूटन मीटर किस भौतिक राशि का ये है, तो बल आघूर्ण, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा, बी से हो जाएगा। इसमें कुछ राशियां दी गई हैं, चाहे वो त्वरण हो, बल आघूर्ण हो, शक्ति हो, या फिर बल हो। तो इसमें कुछ राशियां आती हैं, सदिश राशियां, अदिश राशियां। याद रखना सदिश राशियां वो राशियां होती हैं जो बल, विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग, चुंबकीय आवेग के द्वारा मापी जाती हैं। इनमें परिमाण और दिशा जरूरी होता है। ठीक है। देखते क्वेश्चन नंबर 32, हमारा ऑप्शन इसका 31 का बी वाला एकदम। यदि वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करे, कोई वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करे, तो उसकी गति है एक कैसी गति होगी। जैसे कि आप देखो, मैं आपको बताऊं, यहाँ से चलो, हमको ये दिल्ली है, ये दिल्ली है, मान लो ये दिल्ली से हमें कहाँ जाना है, ये आगरा जाना है, दिल्ली से आगरा जाना है। ठीक है। और आप आगरा जाएंगे, आपके पास छोटी सी साइकिल है, आप इस साइकिल पर जाना चाहते हैं। ठीक है। और आप तो शौकीन हो, साइकिल तो चला ही लेंगे बढ़िया से, ये साइकिल चलाते कर ले। अब यहाँ से आप जब चलेंगे ऐसे 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 आगरा जब तक पहुँचेंगे, यहाँ से चले आगरा जाएंगे, तो आपने क्या किया, एक पथ पे गति किया। आपको नहीं लगता है कि मैं एक रेखीय गति से जा रहा हूँ, लेकिन आप क्या करते हैं, आप जो जाते हैं, तो ये क्या होता है, ये जो सरल रेखीय गति होती है। अच्छा ऐसे आपने कैसे कह दिया कि रेखीय गति होती है, तो समझो भैया, उदाहरण के लिए आप बताओ, क्या आपने अपनी पृथ्वी को देखा, कहीं ना कहीं मैप में देखा होगा, जो कि सूर्य से कौन सा ग्रह है, पृथ्वी तीसरा ग्रह है। पहला बुध है, दूसरा शुक्र है, तीसरा कौन सा है, पृथ्वी। और क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी किन ग्रहों के बीच में, क्वेश्चन धरे के धरे रह जाते सबके। भैया जो पृथ्वी है ये मंगल और शुक्र के बीच में दबी हुई है। ठीक है। अब सुनो, ये नीला ग्रह कहा जाता है,
अब ये जो पृथ्वी है कैसी है, आपने कहा गोल है, और इस पृथ्वी में हमारा जो भारत है वो यहाँ पर बसा हुआ है। आपको बता दें, देखो हम भारत बना ही देते हैं, ध्यान से देखो कुछ इस प्रकार से बनता है इंडिया हमारा। अगर आप भारतीय तो पहचान तो जाएंगे भारत के नक्शे को, है ना। इस प्रकार से हमारा भारत, ये हमारा पास का हो गया, आप समझते हैं बच्चा भारत। तो ये उत्तर पूर्वी दिशा में बनता है, कौन सा, उत्तर पूर्व दिशा में बनता है। और ये एक प्रवलयाकार है जो कि गोल है, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि आप अगर दिल्ली से आगरा को जा ही रहे हैं तो आप किस दिशा में जा रहे हैं, तो एक सरल रेखीय गति पर जा रहे हैं। इसी प्रकार कोई भी अगर कोई वस्तु जाएगी तो इसी प्रकार ही जाएगी वो। तो आप देखें, यदि वस्तु समान समय में समान दूरी को तय करती है तो उसी गति कैसी होगी, सरल रेखीय गति होगी, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा, बी वाला एकदम सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 देखो, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि कार्य किस पर निर्भर नहीं करता, कार्य किस पर निर्भर। आपने मान लो मैंने इसमें ताकत लगाई ऐसे, तो कहना है कोई तो बल लगाया। हम लिख रहे हैं, आप बैठे हैं, आप बैठ के वीडियो देख रहे हैं, तो आप पे कोई तो बल लग रहा है, तो कोई ना कोई तो कार्य लग रहा है। तो कार्य की बात करें जैसे कि कार्य किस पर निर्भर नहीं करता। देखो फोर्स, ये मतलब फोर्स होता है, उसमें भाई फोर्स का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं कार्य लगना, प्रेशर देना। उसके बाद है संवेग, और संवेग पे तो कोई कार्य नहीं रहता, क्यों, संवेग राशि ऐसी है। लेकिन विस्थापन, जैसे कि देखो आप देखना, आप क्या कीजिए, आप यहाँ पे बैठे हैं बड़े आराम से इस टब के ऊपर, यहाँ पे आप बैठे हैं, ठीक है, मुस्कुराते हुए बैठे हैं, और धीरे धीरे आप थोड़ा खिसकना चाहते हैं इधर को, आपको यहाँ इस टब पे आना चाहते हैं, इस पे बैठे थे और आप यहाँ से उठ के यहाँ आना चाहते हैं, तो आप कोई ना कोई गति से जाएंगे किसी माध्यम से, और किसी माध्यम से पहुंच गए और यहाँ से गायब हो गए। यदि आप यहाँ पर बैठ भी गए तो अब आप जब यहाँ पे बैठ जाएंगे उसका मतलब क्या होगा भैया, कि आप यहाँ से यहाँ तक जो गए, इस दूर जो आपने गति की, यहाँ से यहाँ जाने की विधि को हम बोलते हैं विस्थापन। क्या बोलते हैं, विस्थापन। कि आप यहाँ से यहाँ तक विस्थापन करके आने की पलायन कर गए। पलायन से क्वेश्चन याद आ गया कि पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर है। जब फिजिक्स पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। तो आप पलायन करके किसी भी व्यक्ति या वस्तु या पिंड का पलायन करना ही विस्थापन कहलाता है। उम्मीद है समझ में आया होगा। उसके बाद कार्य किस पर निर्भर नहीं करता भैया, तो बल आपने पानी की बाल्टी उठाई, आपने कुछ कार्य किया, आपने बल लगाया, लेकिन संवेग पर कोई बल कार्य नहीं करता। तो हमारा ऑप्शन कौन सा, बी वाला एकदम सही हो जाएगा। कौन सा, बी वाला। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 और आज के सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और वीडियो देखना तो कमेंट तो करेंगे, आपको वीडियो कैसी लगी भाई। चलो, विद्युत प्रवाह का घनत्व क्या है, विद्युत प्रवाह घनत्व क्या है, शून्य है, सदिश राशि है, अदिश है, या फिर अनंत पर है। तो एक बार याद रखना, विद्युत प्रवाह, आप पहले इसे याद रखेंगे, वी को, वी यानी कि वाह, जिनमें वाह आता है वो हमेशा सदिश राशियां होती हैं। आपके पहचान के लिए बता दी। उसके बाद हम कुछ राशियां लिखते हैं, आप ध्यान देना कैसे। जैसे कि हमने एक राशि लिखी बल, देखो हमने लिखी राशि बल, बल एक लिखी विस्थापन, आप इस पे ध्यान देना, समय वो आएगा, बल, विस्थापन, बल, विस्थापन, वेग, वेग, त्वरण। आप अगर लिखेंगे त्वरण तो देखो हो जाएगा त्वरण, बल, विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग, संवेग। अब इसको छोड़ दो क्योंकि ये चुंबकीय जो है ये थोड़ा वाप अंदर था ना, ये अंदर था, इसलिए चुंबकीय अगर देखो तो ये नहीं, चुंबकीय अंदर आएगा, इसे मतलब ऐसे बोल दो खाली चुंबकीय। बल, विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग, चुंबकीय। अगर आपने कोई भी देखा वाह है तो अत्याधिक कैसी राशि होगी, सदिश राशि ही होगी। और विद्युत प्रवाह का घनत्व क्या है, या एक सदिश राशि। हमारा ऑप्शन कौन सा, बी वाला एकदम सही हो जाएगा। और आज का अंतिम क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है कि रबर की अपेक्षा स्टील अधिक प्रत्यास्थ है, क्यों। इस बात को थोड़ा ध्यान से धैर्य समझिएगा। इसका विरूपक बल बहुत आसान होता है, या फिर यह रबर से कठोर होती है, या फिर इसका विरूपक बल अधिक होता है, इसका विरूपक बल की आवश्यकता अधिक होती है। तो देखो ये रबर की अपेक्षा स्टील प्रत्यास्थ इसलिए होती है क्योंकि इसमें विरूपक बल है वो अत्यधिक होता है। अच्छा, हम जानेंगे कैसे, तो एक बात ध्यान सुनो। जैसे कि हमने देखो ये एक बनाया रबड़, ये रबड़ है और ये मेरे पास एक स्टील है, ये दो टुकड़े हैं, ध्यान देना। अब क्या होगा, और एक और बना लो, उदाहरण के लिए हम बता दें, यहाँ पे ये दिख रहा है, यहाँ पे आप एक बना लो, क्या, एक बालून, गुब्बारा बना लो, समझ लो। तो आप इस बात विशेष ध्यान देना भाई, ये जो बालून है इसमें जो वायु के कण है इस प्रकार से हैं, मंदन करते हुए दूर दूर हैं, और ये अच्छे से घूमते भी हैं। तो इनमें जो विरूपक बल है वो बिल्कुल कमजोर है, बल नहीं है। जो संसंजक बल है, इसकी दूरी क्या है इनके बीच, बहुत कमजोर है, कि इसमें कण दूर दूर हैं, और कण जितने दूर होंगे
बल उतना कमजोर होगा। ये मान लो बालून गुब्बारा। इसमें बताना आप कमेंट में कि बलून में कौन सी गैस भरी जाती है। हवा शादी का दूसरा ग्रुप है, मैंने बताया था, दूसरा तत्व है, बताना कमेंट में कौन सी गैस भरी जाती बालून में। उसके बाद ये रबर। रबर में भैया इस प्रकार से कुछ तत्व हैं, थोड़े दूर दूर हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये जो तत्व तैयार हो रहा, रबड़ बन रही है, तो इसकी अपेक्षा थोड़ा मजबूत है। आप देखिए ना, यहाँ पे तो बल दूरी ज्यादा थी और यहाँ पे दूरी थोड़ी कम है, तो आप कभी सोफा पे बैठेंगे एकदम दब जाएंगे। तो रबड़ क्या होती है, खींचे में खींचा जाती है, पास आती है, तो इसमें जो विरूपक बल है, मतलब बलून के अपेक्षा थोड़ा अधिक है, तो इसमें ताकत कम है। लेकिन अगर बात स्टील की करेंगे, आयरन लोहे की करेंगे, ये इसमें इस प्रकार से होता है, इसमें दूरी बहुत कम होती है, और जितनी दूरी कम होगी बल उतना मजबूत होगा। जिस पदार्थ में दूरी जितनी कम होगी, संसंजक बल उतना ही क्या होगा, मजबूत होगा। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। जैसे कि बालून गुब्बारे में वायु घूमती रहती है, क्या भाई स्टील में हवा घूमेगी? क्या वायु घुस जाएगी उसमें? कहीं घुस नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उसके बीच जो कण हैं, जो मतलब कण है, उनके बीच जो है दूरी बहुत कम है, और दूरी न होने के कारण वो क्या है, मजबूत है और ठोस होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो क्लास हमारी थी, ये आज पहली क्लास थी नर्सिंग असिस्टेंट की, और ये हम पूरी क्लास एग्जाम होने जाएंगे बच्चों के। अगर आप बिल्कुल अच्छे से देख रहे हैं क्लास को, और आप देखो इसमें मैथ नहीं है, क्यों आप बता दें मैथ्स में क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे पास एक आर्मी जीडी यानी अग्निवीर का जो अग्निवीर है, अग्निवीर की बात करें, इसमें हमने चालू कर रखी है मैथ। अगर आप उस मैथ को देखेंगे तो आप इससे बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि आपके जो 5 क्वेश्चन आते हैं मैथ के, वो नहीं बनेंगे। ऐसा होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आर्मी जीडी की मैथ और नर्सिंग की मैथ बिल्कुल समान है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों सेम है। तो 5 मैथ वहां से आप क्लियर होगी। और बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री के क्वेश्चन जो आप बना पाएंगे वो दूसरा बंदा बना लेगा। क्यों? क्योंकि इतने इजी क्वेश्चन, स्टैटिक जीके आते इजी आते हैं। लेकिन आप फंसेंगे कहाँ? केमिस्ट्री में, बायो में या फिजिक्स में। उसके लिए क्या है, जीएस क्लासेस आपके लिए जिंदाबाद है। आप जुड़े रहेंगे तो आपके इससे क्वेश्चन बच के कहीं नहीं जाएंगे। उसके बाद अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आता है तो मेरा एक नंबर है, उस पर आप जो आपको नंबर डिस्क्रिप्शन नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कमेंट करें, मैसेज करें। ठीक है, और इसकी जो पीडीएफ आप लेंगे, जो क्लास देख रहे हैं इसकी पीडीएफ, तो अगर इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हम जिसमें एक पिन होता है टेलीग्राम का लिंक, उसमें आपको क्या मिलेगा, इसकी पीडीएफ मिलेगी। और पीडीएफ आप प्रिंट भी करा सकते हैं, खुद पढ़ भी सकते हैं और दोस्तों को बता भी सकते हैं। तो दोस्तों हम आपसे उम्मीद करेंगे, ये हमारा छोटा परिवार है, इस परिवार को आप चाहते हैं आगे जाए, तो आप अपनी लाइफ में कुछ न करें ना करें, इसमें उन 3 लोगों को जोड़ें जो इसके इच्छुक हों, जो कहीं फीस दे के ना पढ़ सके, जिसका आप भला चाहते हो। मानव जीवन पाने का एक ही उद्देश्य होता है कि दूसरे का भला करना। ऐसा नहीं है कि आपने देख लिया और अपने सीमित रखे, ऐसा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं किसी को क्लास शेयर करूँ तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। कंपटीशन तो वैसे भी बढ़ा है, अगर आपने नहीं किया तो बढ़ाए, लेकिन आपके शेयर करने से अगर आपको कोई चाहने वाला हो गया तो वो आपको हमेशा याद रखे, हाँ किसी बंदे ने मुझे ऐसी बात दी थी। ठीक है, तो दोस्तों हम अपनी क्लास को एंड करते, वैसे क्लास बहुत लंबी हो गई है, फिर कल मिलते क्लास मिली, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।